नमस्कार दोस्तों। न्यूज लहर यूट्यूब में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज एक बार फिर हम लोग हैं बिहार के जाने माने पत्रकार, मतलब बिहार के पत्रकारिता में भीष्म पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर के साथ। नमस्कार सर। धन्यवाद आपको। न्यूज लहर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। सर, आज एक बार फिर हम बैठे हैं चर्चा करने के लिए। सर, आज हम लोगों का विषय है जो कल 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कल अपने भाषण में बात कही, उन मुद्दों पे आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं सर। तो पहला जो विषय था उनका, जो उन्होंने पहली बार भाजपा से संबंधित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लेना, फिर आरएसएस का नाम लेना और फिर उस पर विपक्ष की प्रतिक्रिया। तो सर, इस संदर्भ को आप कैसे ले रहे हैं? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल स्वतंत्रता दिवस जो 79 वर्षगांठ पर उनका संबोधन हुआ, ये 12वीं बार संबोधन। नेहरू जी के बाद वो ये उनका रिकॉर्ड इंदिरा गांधी को भी पीछे छोड़ दिया। नेहरू जी ने लाल किला के प्राचीर से 15 बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में, फिर 17 बार उन्होंने राष्ट्रध्वज फहराया, संबोधन किया। तो अब नेहरू जी के बाद नरेंद्र मोदी का नाम हो गया है। और कल उनका जो तकरीर था, भाषण था, अब तक तो 12वीं बार भाषण दिए, सबसे लंबा भाषण था 103 मिनट। पिछले साल उन्होंने 98 मिनट का भाषण दिया। अब वो इस चर्चा में उन्होंने अपनी बात की, 7 प्रमुख मुद्दों पर खास रूप से चर्चा की। और अपने संबोधन में उन्होंने जहाँ पाकिस्तान पर हमला बोला, वहीं अमेरिका को भी संदेश दिया, जो अभी अमेरिका ने भारत पर 50% की टैरिफ लगा रखी है। और साथ में कहा है कि हम जुर्माना भी करेंगे, इसीलिए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। तो इस पर भी उन्होंने एक मंत्र दिया कि भाई हमें घबराने की जरूरत। देशवासियों को कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत हो गए। आज देश को डॉलर की चिंता, इसकी चिंता, विदेशी मुद्रा की चिंता की बजाय हम जिस दिन आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा, हम सब कुछ आर्म्स बनाते हैं, बनाने भी लगे। तो इस तरह से जब हम करने लगेंगे, अब तो उन्होंने आने वाले दिन में सुदर्शन चक्र, जो अभी हमारा अमोघ हथियार रहा, जिसके बूते पाकिस्तान को हमने धूल चटाया है अभी, तो इसकी भी परिकल्पना की और इसमें भारत लग नहीं गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 2 बातें की उन्होंने। देखिए, आरएसएस के वो तो जीवनदानी प्रचारक है, अपने विवाहित जीवन का परित्याग करके पूरे जीवनदान आरएसएस के लिए दिए, उसके प्रचारक रहे। और आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये 100 साल पूरा होने जा रहा है। तो स्वाभाविक है, संघ के एक स्वयंसेवक कार्यकर्ता होने के नाते जिस संगठन से जुड़े हैं, उनकी कल सभा मन से पहली बार प्रधानमंत्री ने आरएसएस के बारे में, आरएसएस का की जो सेवा है, त्याग, समर्पण, संगठन की ताकत, ये सब का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया में एक सबसे बड़ा एनजीओ जिसके संघ की सेवा, समर्पण और संगठन की जो ताकत है, इसका विशेष उल्लेख किया। हालांकि ये विपक्ष को रास नहीं है, लेकिन एक आरएसएस का कार्यकर्ता जब देश के प्राचीर से है, तो वो अपने को छिपाया उन्होंने कि वे आरएसएस के वो कार्यकर्ता है। एक बात तो कल आरएसएस के बारे में कहा, जो मैंने आपसे कहा कि ये शताब्दी वर्ष है, तो इसके कारण भी किया। और आप सभी जानते हैं, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से एक आम चर्चा थी कि इधर थोड़ा सा वो, खास करके लोकसभा के चुनाव में जेपी नड्डा ने एक भाषण दे दिया कि भाई अब बीजेपी इतनी खुद की ताकतवर हो गई है कि उसको आरएसएस की जरूरत है। हालांकि इसका संघ के कार्यकर्ताओं में बड़ा आंतरिक रोष हुआ, क्षोभ हुआ। और एक हद तक मैं मानता हूं कि इसका संघ के कार्यकर्ताओं में ये नाराजगी खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा, जो 400 सीट पार की बात करती 240 पर सिमट गई। उसमें संघ के कार्यकर्ताओं की कहीं न कहीं एक नाराजगी भी एक कारण रहा। अब ठीक है, संघ की बात तो उन्होंने की। एक उससे एक और महत्वपूर्ण बात की, देश की डेमोग्राफी जो बदल रही। आज पूरी दुनिया में, खासकर भारत की मैं बात करूं तो 2011 की जनगणना हुई, उसके बाद तो अब होनी है। उसमें 14.5%, 15% यहाँ मुसलमानों की आबादी, कोई 17-18 करोड़ बिहार देश में मुसलमान है, मुसलमानों की आबादी और मुसलमानों की बढ़ती आबादी। ये इशारा इनका यही था कि आज भारत पूरी दुनिया में हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू बहुल राष्ट्र। अब तो हिंदू राष्ट्र
बनाने की लोग वकालत मांग खुलकर भी करने लगे। लेकिन देश की जो डेमोग्राफी इसके कारण बदल रही है, इस खतरे की ओर उन्होंने इशारा किया और कहा कि विपक्ष जो आज है वो वोट बैंक की राजनीति के चलते जो समाज पर, राजनीति पर और देश में जो एक दुष्प्रभाव आने वाले 100 सवा 100 साल के बाद होने वाला है, इसकी अनदेखी कर रहा है विपक्ष। इस ओर इशारा करते हुए बढ़ते देखिए 2 बातें अभी विधानसभा चुनाव बिहार में होने हैं इसके बाद। तो ये अभी अगले साल वेस्ट बंगाल में चुनाव होगा, वहां भी ममता बनर्जी मुस्लिम राजनीति, मुस्लिम परस्त राजनीति करती है और कई राज्यों में चुनाव होना है। तो प्रधानमंत्री ने कल लाल किला के प्राचीर से जो संबोधन किया, स्वाभाविक उसमें राजनीतिक ध्येय भी उद्देश्य था, स्पष्ट दिख रहा था। और जो बात आपने कही, विपक्ष को भी सबक सिखाया, विपक्ष को भी निशाने पर लिया, विपक्ष की राजनीति को भी कोसा। लेकिन देश में जो डेमोग्राफी बदल रही है, खासकर मुसलमानों की आबादी को, वो इशारा उनका था, जो मैं अपनी बात समझता हूँ इसी की ओर था। और जो कुछ बातें उन्होंने कही, वोट बैंक की राजनीति पर उन्हें हमला बोला और कहा कि भाई हम तो नजर में एक गरीब और अमीर, किसान और युवा, हमारी समझ है देश में, इस ढंग से मेरी सोच है। हम कोई जो राजनीति कर रहे हैं, कल्याण की योजना चला रहे हैं, उसमें कोई धर्म विशेष का कोई विभेद नहीं करते। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में लाल किला के प्राचीर से 2 बातें, जो महत्वपूर्ण बातें की। फिर कुछ युवाओं के लिए उन्होंने एक बड़ी बात की, 1 लाख करोड़ का एक कोष उन्होंने बात की और कहा कि खासकर प्राइवेट निजी उद्योग में जो लोग काम करते हैं, नई नौकरी देते हैं, ऐसा उद्योग जहाँ की रोजगार का ज्यादा अवसर होगा, उसको विशेष रियायत सुविधा तो हम देंगे। जो नौकरी करेगा प्राइवेट सेक्टर में, उसकी नौकरी में पहले वेतन के साथ 15,000 रुपए हर वो कर्मचारी को, उसमें हम 15,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देंगे। ये कोई उम्मीद है 3.5 करोड़ युवाओं को इसका लाभ मिले और 1 लाख करोड़ रुपए का इसका बजट प्रावधान। एक और बात उन्होंने कही, खासकर दीपावली, आने वाली दीपावली के पहले, खासकर कारोबारियों के लिए, छोटे व्यवसायियों के लिए और उद्यमियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है कि भाई हम एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। मतलब जीएसटी का जो दर है उसको कुछ घटाएंगे, कुछ मुक्त करेंगे, दायरा बढ़ाएंगे। जैसे इनकम टैक्स का दायरा अभी उन्होंने इस चालू वित्तीय वर्ष के नए बजट से कर दिया है, तो अब जीएसटी में भी राहत देने की एक बड़ी घोषणा की है, तोहफा दिया है और उसमें एक बड़ा फायदा होगा। वो बताते हैं कि इससे हमारा उद्योग का भी विस्तार होगा, रोजगार का। मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री की जो पहल है, इसी सोच की दिशा में एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं कि हम उद्योग को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देंगे, राहत देंगे, छूट देंगे, टैक्स का भार घटाएंगे तो उद्योग पनपेगा और इससे फिर रोजगार भी सुलभ होंगे। नए उद्योग खुलेंगे तो स्वाभाविक रोजगार भी सुलभ होंगे। तो इस दिशा में प्रधानमंत्री का कल का जो संबोधन था, कुल मिला जुला कर कोई कोना उन्होंने नहीं छोड़ा। और खासकर ऑपरेशन सिंदूर में जो सेना का शौर्य, वीरता का जो परिचय दिया है, स्वाभाविक भी तो कह रहे हैं और कहते ही हैं कि हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। अब हम गोली का जवाब गोला से देते हैं और दुश्मन को कहीं किसी ठिकाने पर जो जिस ढंग से अभी हमने कार्रवाई की थी, आगे भी जिस तरह से होगा तो हम बैठने वाले नहीं, उसी भाषा में और उसे तीखी भाषा में हम जवाब देंगे। कुल मिलाकर कल प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जोश भी भरा, उत्साह भी बढ़ा और अपना जो राजनीतिक ध्येय और उद्देश्य है, जो राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, बिना सबको बखूबी उन्होंने रखा। बहुत बढ़िया सर। आपने बात करते करते ही डेमोग्राफी पे बात की सर, जो कि देश का आंतरिक मुद्दा है। सर, एक खाली इसमें जो प्रश्न बनता है कि डेमोग्राफी पे अभी कल जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण था, उसमें उनका कहना था कि मतलब उनका जो संदेश था उसमें 150 वर्षों में भारत का जो चित्र है वो बदल जाएगा, हिंदू राष्ट्र कहने लायक हम लोग नहीं रहेंगे। सर, ये जो चिंताएं थी प्रधानमंत्री की और उसके साथ जो विपक्ष का रोल है, जो हर तरफ मतलब अराजकता फैले, इस ढंग का उनका आंदोलन चल रहा है, तो सर इन दोनों को मिलाकर क्या संदेश बनता है? देखिए, प्रधानमंत्री का ये जो डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं, तो देश विभाजन हुआ तो धर्म के नाम पर हुआ था। जो उन्होंने ऑप्ट किया मुसलमान, वो चले गए वहां, जो कुछ रहना चाहे वो यहाँ भी रहे। तो पाकिस्तान से अधिक आबादी भारत में मुसलमानों। एक जो सबसे बड़ा खतरा देख रहे हैं, खासकर बांग्लादेश को लेकर, जो बांग्लादेशी
घुसपैठ की समस्या है जो सीमावर्ती, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, खासकर ये दोनों स्टेट में ज्यादा। अब तो दिल्ली में भी आपने देखा, जब अभी रिलेशन तीखा हो गया बांग्लादेश से और वहाँ हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों पर, हिंदुओं पर आबादी जिस ढंग से वहाँ घट गई, तो ये घुसपैठ की समस्या को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई है भारत सरकार ने। और अब सख्ती से सबको जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उसको भारत से निकाला जा रहा है। लेकिन इसमें अभी भी ये वोट बैंक की राजनीति है, वही बात कर रहे थे। खासकर बिहार भी सच होता नहीं। बिहार का सीमांचल जो है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, इन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या, अब तो किशनगंज वगैरह तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ 70% मुसलमानों की आबादी होगी। अब पिछले 2011 के बाद जो आंकड़ा सामने दिखता है उसमें अपेक्षाकृत मुसलमानों की आबादी संख्या बढ़ी है ज्यादा आज। लेकिन मैं बात कर रहा था डेमोग्राफी की बात आपने जो की, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने इसी ओर इशारा किया है। जो घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठी जहां आ बसे हैं, झारखंड, बिहार, बंगाल में, और खासकर ये दो प्रदेश जहाँ की नन एनडीए गवर्नमेंट है, महागठबंधन की सरकार है, वहां तो खैर महागठबंधन की सरकार कहेंगे, वेस्ट बंगाल के जहाँ अगले साल चुनाव होने हैं, इसी ओर वो इशारा कर रहे हैं। इसके पहले संसद में गृह मंत्री कह चुके हैं कि भाई वोट के लिए इन लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को आधार कार्ड बना दिया गया। तो नागरिकता में वोट का अधिकार किसको मिलता है? जो भारत का नागरिक। तो अभी जो SIR जो हो रहा है, इसके पीछे ध्येय उद्देश्य यही है कि कोई सही आदमी का नाम न छूटे और गलत फर्जी का नाम न जुट जाए। मैं भी व्यक्तिगत रूप से SIR का हिमायती हूँ, लेकिन उसकी टाइमिंग और प्रक्रिया जिस ढंग से अपनाई गई, इसमें थोड़ा मेरा भी अलग राय है। अब जो विपक्ष को आशंका है, टारगेटेड किसी को, भाई जो वोटर्स जिनके नाम कटे हैं उसमें दोनों पक्ष में होगा, उसमें एनडीए का भी समर्थक होगा, महागठबंधन का भी समर्थक होगा। लेकिन विपक्ष ने लोगों को संदेश देने के लिए इसे सियासी मुद्दा बना दिया। और अब तो आप देख लीजिए, बिहार में 17 तारीख से लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सासाराम से 15 दिन वो बिहार में प्रवास करके यात्रा करने जा रहे हैं, और 50 विधानसभा क्षेत्रों में 23 जिलों में उनका ये प्रवास होगा। SIR एक कभी तो सियासी मुद्दा हो गया है। तो प्रधानमंत्री ने, कल अवसर था, लाल किला के प्राचीर से उन्होंने इसी डेमोग्राफी के बदलते खतरे के तरफ देश को आगाह किया कि जो कुछ हो रहा है, जो विपक्ष वोट की राजनीति कर रही है, वोट बैंक की राजनीति कर रही है, उसे काश देश की, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री ने बात कही उसे देश की चिंता करनी चाहिए। वो वोट की चिंता कर रहा है, और यदि ये नहीं रोका गया, इस पर चिंता नहीं की गई, जिस तरह से घुसपैठिया बसे हैं उनको निकालने में सबका सहयोग चाहिए, लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन से काम नहीं चलेगा। मतदाता सूची सचमुच ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महापर्व है ये, और उसका आधार जो है वो तो सचमुच पवित्र होना ही चाहिए, जिसमें एक कोई जेन्युइन मतदाता न छूटे और गलत को अवसर नहीं मिले उसका सूची में नाम। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें की, आपने जो अभी खासकर डेमोग्राफी को लेकर चिंता की, अब मतदाता सूची यदि परफेक्ट बन जाएगी, एक नागरिकता का आधार तो है ही ना, जो भारत का नागरिक है उसे ही मताधिकार, इस संविधान प्रदत्त अधिकार है। और अब तो फिर से दोहराया है कि भाई आप आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड, देखिए पहचान के लिए कि मेरे नाम आधार कार्ड बना हुआ है तो मैं व्यक्ति वही, लेकिन ये इससे कोई नागरिकता का ये प्रमाण नहीं है। नागरिकता की अलग है, वो गृह मंत्रालय का जॉब है। हाँ, वो जिस किसी को पासपोर्ट मिला हुआ है वो नागरिकता का आधार है, वो जो भारत का नागरिक है छानबीन करके विदेश मंत्रालय से उसको पासपोर्ट मिलता है। लेकिन आयोग की आपत्ति थी कि चाहे वो राशन कार्ड या वोटर आई कार्ड जो पिछले बने हुए हैं 2003 के बाद, उसी की छानबीन हो रही है। तो कुल मिला जुला कर प्रधानमंत्री ने कुछ इशारों में जो देश में आज राजनीति चल रही है उसकी ओर बखूबी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है देशवासियों का, और आगाह किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल का स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण हुआ उस पर और डेमोग्राफी पर विस्तृत चर्चा की, अच्छी जानकारी भी दी। सर, हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद। हम नए विषय के साथ फिर मिलेंगे आप सबको। तब तक के लिए आप लोग हमारे न्यूज़ लहर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में, समर्थकों में इसे शेयर करें।